देखो, मान लो, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। ये एक घोड़ा है, ठीक है, मान लो ये एक घोड़ा है। घोड़े के हूफ जो है वो क्रैक हुआ हुआ है, ठीक है। घोड़े का हूफ जो है वो क्रैक हुआ हुआ है। क्रैक्ड हूफ वाला घोड़ा काम का होता है क्या? सर वो चल फिर वो लंगड़ा के चलता है, घोड़े का काम ही चलना होता है। क्रैक्ड हूफ वाला घोड़ा काम का होता है? नहीं सर। देखो, अब इस सादे घोड़े को यदि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बेचने के लिए ले गए, तो क्या इनकी ड्यूटी है इस घोड़े में जो जो कमियां है वो मिस्टर वाई को बताने की? नहीं सर, ऐसी तो कोई ड्यूटी नहीं होती है। साइलेंस रह, ये चुप भी रह जाएंगे तो भी ये काम किसका है पता करना? मिस्टर वाई का काम है पता करना कि ये घोड़ा उनके पर्पसेस के लिए फिट है या नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर, इतना समझ में आया? यस सर। अब क्या हुआ, मिस्टर नीव मुराद का ये घोड़ा बेचने के लिए किसके पास में गए सर? सुहान गोयल के पास में गए। अब सुहान गोयल ने पूछ लिया, यदि तुम चुप रहोगे तो मैं ये मान लूंगा कि घोड़ा दिमागी तौर पे बिल्कुल सही है, ठीक है। यदि ये घोड़े में अनसाउंड माइंड का था और नीव चुप रह जाता है तो ये साइलेंस हैज टू फ्रॉड हो जाएगा। इतना भी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या है, क्रैक्ड हूफ को छुपाने के लिए नीव मुरारका ने क्या किया, इस पे कोई केमिकल या सीमेंट इस तरीके से अप्लाई कर दिया, कलर वलर मिला के, कि वो क्रैक के अंदर भर दिया उसने। हूफ जो क्रैक्ड होता है यहाँ पर, उसके अंदर इस तरीके से उसने सीमेंट भर दिया कि ये क्रैक विजिबल ही नहीं रहा, और ले जाके घोड़ा खड़ा कर दिया सुहान गोयल के सामने। अच्छा, और अब चुप रह रहा है, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, इस टर्म को अपन बोलेंगे एक्टिव कंसीलमेंट किया है, जहां एक्टिवली उसने कोई चीज छुपाने की कोशिश की है। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब समझ में आ गया तुम लोग को? यस सर, ठीक है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो सुहान गोयल घोड़े को चेक करे, या फिर सुहान गोयल घोड़े को चेक ही नहीं करे। भाई, केवे टेम्पटर वाला अपना धर्म ही नहीं निभाए, ठीक है। यदि वो घोड़े को चेक करता है और वो इस क्रैक्ड हूफ पे जो एक्टिव कंसीलमेंट किया गया है, इसको छुपाया गया है, उससे धोखा खा जाता है, ठीक है। भाई क्रैक्ड हूफ देखता तो पूछता ना, समझ में आता ना कि भाई घोड़ा क्रैक्ड हूफ का है तो अपने काम का नहीं है, लेकिन उसको इसने छुपा दिया और चुप रह गया। तो सर एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड हो रहा है उस बेसिस पे। यदि ये धोखा खा गया, चेकिंग के दौरान पता ही नहीं पड़ा, तो क्या सुहान गोयल के साथ में फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ ये सो नो। सर ऑब्वियसली हो रहा है, क्योंकि एक्टिव कंसीलमेंट से ये धोखा खा गया, और उस धोखे के बेसिस पे उसने इस घोड़े को खरीदने का मानस बना लिया। क्या ये बात समझ में आई? एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है और उससे क्या एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड होता है? आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। घोड़े वाला एग्जाम्पल, और एक स्कूटर वाला एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ भाई करण फारिया। X, a scooter dealer, showed a scooter to Y. X knew that its body and handle are cracked, which he repaired in such a way to conceal its detection. The defect was subsequently discovered by Y. Here, the contract could be avoided by Y as his consent was obtained by fraud. बाद में स्कूटर खरीदने के बाद में एक दिन उसको वॉश कर रहा था, तब पता पड़ा कि ऊपर से पेंट उतर गया। तब उसको ध्यान पड़ा कि यार इसने तो मेरे को टूटा हुआ हैंडल और वो सब रिपेयर करके दिया है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है? सर ये फ्रॉड है, ये एक्टिव कंसीलमेंट के थ्रू जानबूझ के छुपा के बनाई गई चीजें हैं। देखो, यदि ये छुपाता नहीं और वो क्रैक्ड रूफ के साथ में अपनी मर्जी से खरीद लेता तो कोई फ्रॉड नहीं था। यदि वो छुपाता नहीं और बिना उसके खरीद लेता, इंस्पेक्शन के ही खरीद लेता, तो क्या उसने इस क्रैक्ड रूफ छुपाता नहीं, ठीक है, और ऐसे ही वो खरीद लेता, तो वैसे भी धोखा नहीं किया है सर हमने तो। लेकिन सर इसको छुपा दिया, और अब पहली बात, वो इंस्पेक्शन में इस छुपाने एक्टिव कंसीलमेंट के कारण पकड़ में नहीं आ रहा है। तो क्या सर फ्रॉडुलेंट बात हुई या नहीं हुई? आपने छुपा के उसको चिपकाने की कोशिश की है, बेचने की कोशिश की है, सर ये डेफिनेटली फ्रॉड है। तो पहला इंस्टेंस क्या, आपने कोई एक्टिव कंसीलमेंट तो किया है, और उससे सामने वाला जो है अपने कैविएट एम्प्टर का रूल ढंग से नहीं निभा पाया है, तो क्या ये फ्रॉड होगा? यस सर, नंबर वन। लेकिन सर सेकंड और मोर इंटरेस्टिंग सिचुएशन सुनो, कि सर इस बंदे ने, नीम मुरारका ने, एक्टिव कंसीलमेंट तो कर दिया, छुपा दिया उस चीज को, क्रैक्ड रूफ को, लेकिन जो मिस्टर वाई हैं, जो सुहान गोयल हैं, जो परचेजर हैं,
उन्होंने इस चीज का इंस्पेक्शन ही नहीं किया, उन्होंने इस चीज का इंस्पेक्शन किया ही नहीं, घोड़े का इंस्पेक्शन ही नहीं किया। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही घोड़ा खरीद लिया कि हाँ मेरे को ये घोड़ा ठीक दिख रहा है, ले आओ यार। ठीक है, अब बाद में पता पड़ता है कि घोड़े का क्रैक्ड हूफ है, तो क्या इन्होंने इसके इंस्पेक्शन के बाद में खरीदने का मानस बनाया था? नहीं सर। इंस्पेक्शन के बाद में नहीं, बिना इंस्पेक्शन किए खरीदने का मानस बनाया, तो क्या ये फ्रॉडुलेंट स्टेट जो काम हो रहा है उसके बेसिस पे धोखा खाए हैं? नहीं सर, ये तो ऐसे ही खरीदने का मानस बना लिए थे। तो क्या यहाँ कोई फ्रॉड हुआ सेकंड सिचुएशन में? नहीं सर, कोई फ्रॉड नहीं हुआ सेकंड सिचुएशन में। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बाद में जब पता पड़ेगा इसका क्रैक प्रूफ है, कॉन्ट्रैक्ट इनके ऑप्शन पे वॉइडेबल रहेगा? सर जब कोई फ्रॉड के बेसिस पे बना ही नहीं, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल रहेगा? नहीं सर। फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में फर्क समझ में आया? एक में तो आप धोखा खा रहे हैं एक्टिव कंसीलमेंट से, दूसरे में आप धोखा खा, बिना धोखा खाए आपने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया है। तो क्या धोखे वाले बेसिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया? सेकंड सिचुएशन में नहीं। तो क्या सेकंड सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट आपके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा? नहीं। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक्टिव कंसीलमेंट में डिफरेंस पूछ सकते हैं एग्जाम में इस तरीके से आपको बना के, कि बिना इंस्पेक्शन के ही खरीद लिया, उसने तो एक्टिव कंसीलमेंट किया पर इन्होंने बिना इंस्पेक्शन के ही खरीद लिया, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के बेसिस पे वॉइडेबल होगा? आपको समझाना रहेगा कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पे तो के बेसिस पे तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सेकंड सिचुएशन में, तो जब फ्रॉड हुआ ही नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। एक तरीका, सेम एग्जांपल, एक तो स्कूटर वाला ले लिया, एक अपन ने ये हॉर्स वाला ले लिया। एक एग्जाम में और एग्जांपल आता है इस चीज का, एंटीक रिवॉल्वर्स या गन्स, कुछ भी बोल लो। उसमें पुरानी गन्स जो होती हैं उनमें लकड़ी के हैंडल्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इस तरफ लकड़ी के हैंडल्स लगे हुए होते हैं। तो एक डीलर है एंटीक गन्स का, ठीक है, उसने कुछ एंटीक गन्स को यहाँ से रिपेयर करा के और क्या किया, उनको एक्टिव कंसीलमेंट कर दिया। ठीक है, बायर आया या फिर नए हैंडल्स बनवा के इस पे लगवा दिए, बायर आया और बिना इंस्पेक्शन के इस चीज को खरीद के ले गया, तो क्या फ्रॉड हो रहा है उसके साथ में? नहीं सर, फ्रॉडुलेंट काम यानी कि उसका एक्टिव कंसीलमेंट या इस पे ध्यान ही नहीं दिया गया है चीजों को चेंज करने में। यदि बायर ने इंस्पेक्शन किया होता और वो उस एक्टिव कंसीलमेंट से धोखा खा जाता तो फिर फ्रॉड हो रहा था, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होता। सेम चीज को गन्स में भी काम ले सकते हैं, ऐसे दो तीन एग्जांपल आता है। क्या तुमको एक्टिव कंसीलमेंट वाला पार्ट समझ में आ गया? आप एक्टिव कंसीलमेंट करके और फिर साइलेंट रह जा रहे हो कि इसमें कुछ नहीं सर, ये तो डेफिनेटली फ्रॉड होगा ना। वैसे तो अपन पढ़ते हैं कि चुप रहना फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन आप उसको क्या वहां पर पेस्ट चिपका के और नॉर्मल कर रहे हो और फिर चुप रह जा रहे हो, तो एक्टिव कंसीलमेंट के कारण यदि कोई धोखा खा रहा है, वहां साइलेंट रहना फ्रॉड होगा या नहीं होगा? यस सर, वहां पर साइलेंट रहना फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट नोट पढ़ भाई। Mere non-disclosure is not fraud where the party is not under any duty to disclose all facts, but active concealment is fraud. मेयर नॉन डिस्क्लोजर इज नॉट फ्रॉड, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? साइलेंस रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस जहां पर इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक, वेयर द पार्टी इज नॉट अंडर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। बट एक्टिव कंसीलमेंट में आप के बाद में आप चुप रह रहे हो, वो तो फ्रॉड होता ही है ना यार। ठीक है, इतनी सी लाइन है। क्या तुम लोग को फ्रॉड वाला सारी बातें समझ में आ गई? यस सर। फ्रॉड क्या होता है कि सर ये 5 पॉइंट्स होते हैं फ्रॉड के, 1 2 3 4 5। ठीक है, सेक्शन 17 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 चीज, स्पीक वर्सेस गरने केस ध्यान रखना। नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, व्हाट आर दी, स्टेट द लीगल रूल्स ऑब्लिक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, स्टेट व्हाट इज फ्रॉड, डिफाइन फ्रॉड। ठीक है, फिर तो उसमें आपको फ्रॉड के पांचों एलिमेंट्स बताने जो भी ऊपर पढ़ाए थे, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह, सर ये 5 इनके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, या तो पार्टी आगे बढ़ सकती है या रिसेंड कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है। यदि आगे कंटिन्यू करने का नक्की कर रही है, रिसेंड करने का नहीं कर रही है, तो वो डिमांड कर सकती है मुझे ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा करो जो आपने फ्रॉडुलेंट बात रिप्रेजेंट करी थी वो बिल्कुल सही हो। यानी आपने 300 की फैक्ट्री कैपेसिटी को 500 रिप्रेजेंट किया, मैं कंटिन्यू कर लूंगा, लेकिन मुझे एडिशनल 200 की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगा के दो।
क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? सर बेसिकली तो नहीं होता है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्पटर लागू होता है, ये कीवर्ड है, आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर साइलेंस इज साइलेंट रहना फ्रॉड हो जाता है, इन दो जगहों पर। उसमें भी एक एडिशनल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस कि सर यदि पार्टी के पास में मीन्स था डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस, तो क्या वो चुप रहना फ्रॉड होगा? सर एक साइलेंस एज टू फ्रॉड में फ्रॉड हो जाएगा। नॉर्मल फ्रॉड के केस में ड्यू डिलीजेंस का मौका था फिर भी पार्टी ने नहीं किया, तो भी वो फ्रॉड फ्रॉड ही कहलाएगा, ठीक है। इसी के साथ में हमने हमारा सेक्शन 17 वाला जो फ्रॉड का पोर्शन है वो पूरा कर लिया। क्या अपन अब मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। तो फ्रॉड, और जैसे मैंने आपको बताया था, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस की जोड़ी होती है। कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, इनको साथ में पढ़ा जाता है। उसी तरीके से फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इनको साथ में पढ़ा जाता है। तो इसमें से अपन ने फ्रॉड कर लिया, आज अपन मिस रिप्रेजेंटेशन चालू करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉड वर्सेस मिस रिप्रेजेंटेशन में सर एक बात ध्यान रखना, बात यहां पर भी गलत ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को, बात यहां पर भी गलत ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को, लेकिन यहां पर इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है। इंटेंशनल, जानबूझ के गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है, जानबूझ के, सो दैट वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना ले, ठीक है। जबकि यहां पर इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होता है। इंटेंशन का फर्क आ जाता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में, यहां पर नॉन इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है। आप खुद भी, मिस्टर एक्स भी उस चीज को एकदम सही समझते हैं कि जो मैं बात मिस्टर वाई को बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है। उनको खुद को उसकी ऑनेस्टी में पूरा विश्वास होता है। ये इंटेंशन का सबसे बड़ा फर्क आ जाता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। कैसे? आओ एक एग्जांपल देखते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन का। मिस्टर एक्स के पास में 20 फैक्ट्रीज थी, 20 फैक्ट्रियां थी, बहुत बड़े ये मतलब मैन्युफैक्चरर थे। उनमें से एक फैक्ट्री ये मिस्टर वाई को बेचना चाह रहे थे, उनमें से एक फैक्ट्री ये मिस्टर वाई को बेचना चाह रहे थे। सर इनको डेटा गलत ध्यान रह गया, दूसरी फैक्ट्री का डेटा इनको प्रेजेंट कर दिया कि इस फैक्ट्री की ये इसमें इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। सर धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, ठीक है। जो ये बात सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें खुद भी बिलीव कर रहे थे, लेकिन सर अनइंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो गया। तो ये फ्रॉड के अंडर नहीं जाएगा, ये मिस रिप्रेजेंटेशन के अंडर जाएगा, ठीक है। केवल इंटेंशन ने फर्क डाल दिया, ठीक है। एंड रिजल्ट वही होना है, कॉन्ट्रैक्ट इधर भी वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट इधर भी वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। वही बात समझ में आई? और थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहेंगे एंड रिजल्ट में, वो हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। सर सेक्शन 13 14 15 16 17, 17 फ्रॉड, फ्रॉड के बाद में क्या पढ़ रहे हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये कौन सा सेक्शन होएगा? सेक्शन 18 रहेगा, ध्यान रखना। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ रही। Misrepresentation is innocent or unintentional false statement of fact made by one party without any intention to deceive the other party. इनोसेंट और अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट। इनोसेंट बिल्कुल मतलब धोखा देने की नहीं थी किसी की नीयत, हमने कोई जानबूझ के नहीं किया है, अनइंटेंशनली हमने फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया है। ऑफ फैक्ट, नॉट ऑफ ओपिनियन। ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी चीज को फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ओपिनियन दे दिया यहाँ पर, तो ना तो वो फ्रॉड के अंडर आएगा ना वो मिसरिप्रेजेंटेशन के अंडर आएगा, ठीक है। So misrepresentation is innocent or unintentional false statement of fact made by one party without any intention to deceive the other party. धोखा देने की नियत से नहीं, ऐसे ही गलत बोल दिया। Misrepresentation means and includes all these things. Number one, first पढ़ भाई। Positive false statement made without any basis of information. Positive false statement made without any basis of information. सर करण फारिया के पास में एक बाइक थी, फारिया जी के पास में एक बाइक थी, फारिया जी उस बाइक को बेचना चाह रहे थे दक्ष अग्रवाल को। तो फारिया जी खुद भी ये बिलीव करते थे कि उनके मोटरसाइकिल का इंजन एक्सीलेंट कंडीशन में है, वो खुद भी इस बात पे विश्वास करते थे, ठीक है।
और without getting checked it in workshop, he told the buyer that the motorcycle is in excellent condition. ठीक है, उनको खुद को भी विश्वास था, वो धोखा देने से की नियत से गलत नहीं बोल रहे थे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट दक्ष अग्रवाल ने उनसे मोटरसाइकिल खरीद ली, जिसका इंजन बाद में डिफेक्टिव प्रूव हुआ. यहां पर धोखा देने की नियत नहीं थी, पर बात तो गलत ही रिप्रेजेंट हो गई ना. तो सर एक्स स्टेटमेंट इज मिस रिप्रेजेंटेशन. सर जब मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो सर फ्री कंसेंट का एलिमेंट गायब हो जाता है. जब फ्री कंसेंट का एलिमेंट गायब हो जाता है तो क्या होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्रीली टेकन. यानी दक्ष अग्रवाल चाहे तो उस मोटरसाइकिल को वापस पकड़ा सकता है. ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि सर मिस रिप्रेजेंटेशन, पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, एंड ही हिमसेल्फ बिलीव्स इट टू बी ट्रू. सबसे बड़ी बात ये है. सेकंड, यदि वो उसको ट्रू नहीं मानता, बस चिपकाने के लिए, मोटरसाइकिल चिपकाने के लिए उसको झूठ बोल रहा है, तो वो फ्रॉड में आएगा. यहां पर वो खुद उसको सही मानते हुए स्टेटमेंट दे रहा है. सेकंड एलिमेंट ऑफ फ्रॉड पड़ गई. Any breach of duty without an intention to deceive, which brings an advantage to the person committing it. आइए, कोई भी आपकी ड्यूटी थी, आपने धोखा देने की नियत से नहीं, आपने ऐसे ही उस ड्यूटी को पूरा नहीं किया और उससे आपको कोई एडवांटेज मिल जाता है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंडर आएगा. एग्जाम्पल देखो, क्या एग्जाम्पल है सर. हमारे मुकुंद के पास में, मुकुंद बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, ठीक है, धन भरा हुआ है इसके पास में. मुकुंद के पास में एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड था. ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड था पुणे के पास में. मुकुंद ने क्या किया, उसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और सब के सब अलग अलग फार्मर्स को इसने किराए पे दे दिया कि जाओ अपना सालाना आप यहाँ पर उगाई वगैरह करो और मुझे इतना किराया दे देना. ठीक है, 6 के 6 लैंड किराए पे लगे हुए थे. तो ये पीस ऑफ, मतलब 6 के 6 पार्सल्स जो थे इस लैंड के, वो किराए पे लगे हुए थे. अब आगे क्या हुआ कि सर है ना, मुकुंद की बात हुई वन फाइन डे नेतन के साथ में. नेतन वांटेड टू परचेज दिस लैंड. तो मुकुंद ने इसको क्या बोल दिया कि मेरे ये पीस ऑफ लैंड का ये है नाप वगैरह, ये है रेट, ये है, और सभी 6 की 6 किराए पे चढ़ी हुई हैं. इस दौरान क्या हुआ था, जस्ट ये रिप्रेजेंट किया, उससे थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, 10 दिन पहले मिस्टर थ्री जो फार्मर थे, उन्होंने मुकुंद को नोटिस दिया था कि मैं सर 2 महीने में छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा. ठीक है, मेरे को अब दूसरी जगह जॉब करने जाना है, तो मैं आपकी किराएदारी छोड़ के जाने वाला हूँ. ठीक है सर. तो अब 2 महीने पहले मिस्टर फार्मर नंबर 3 ने मुकुंद को ये बता दिया था. मुकुंद जल्दबाजी में, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ मुकुंद टू टेल द प्रोबेबल बायर कि सर वैसे तो अभी मेरे ये पीस ऑफ लैंड पे 6 किराएदार हैं जिनसे मुझे खूब अच्छी इनकम होती है, जब आप खरीदेंगे तो आपको भी ये इनकम मिलने लग जाएगी. ठीक है, लेकिन उसकी ड्यूटी ये भी तो थी बताना कि फार्मर नंबर 3 2 महीने में छोड़ के चला जाएगा. यदि उसने ये नहीं बताया, अनइंटेंशनली वो ऐसा काम कर गया कि सर इट वॉज हिज ड्यूटी टू टेल नेतन दिस फैक्ट ऑल्सो, बट उसने नहीं बताया, उससे इसको फायदा मिल रहा है, क्योंकि नेतन तो यही समझेगा सभी कुछ किराए पे चढ़ा हुआ है, तो ये अपनी की किराए इनकम भी अच्छी हो जाएगी, इस वजह से उसने लैंड खरीद लिया. तो ये पूरा जो सिनेरियो आता है, ये किस में आ जाता है कि सर ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है. इसका धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, बट इट वॉज हिज ड्यूटी टू टेल द प्रोबेबल बायर नेथन कि भैया ये फैक्ट भी है. यदि उसने नहीं बताया तो सर अनइंटेंशनली उसको फायदा हो जा रहा है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बन रहा है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ नेथन. ठीक है, बात समझ में आ गई, पढ़ लो एग्जाम्पल. X, while selling his land to Y, told him that all the farms on the land were fully let out, but X negligently omitted to inform Y that some of the tenants had given notice to quit. Here, X was under a duty to inform the same to Y, as it is a material fact, and X is thus liable for misrepresentation. एक्स इज दस लायबल फॉर मिस, इससे उसको एडवांटेज हो रहा है ना.
सामने वाले का मानस बन रहा है कि इस लैंड को खरीद लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या आया मिस रिप्रेजेंटेशन में? पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड विदाउट एनी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड, any breach of duty without an intention to deceive, which brings an advantage to the person committing it. Third, inducement of mistake about the subject matter। एक बार पढ़ ले, देख फिर मैं डिसाइड करता हूँ अभी कराऊंगा या मिस्टेक के साथ में कराऊंगा इसको। पढ़ ले इसको। A navigation company N had many ships and it gave a ship on lease to O. It was described in lease agreement and also represented to O mistakenly by N that the ship was registered for a weight not more than 2,800 ton. It turned out that the registered tonnage was 3,045 and tons and O refused to use the ship. It was held that O was entitled to avoid the lease agreement by reason of mistake relating to subject matter. ये टॉपिक अभी मिस्टेक का अपन आगे पढ़ेंगे, इसलिए इतना ज्यादा इधर कंफ्यूज मत होना, ध्यान देने की जरूरत नहीं। जस्ट एक सिंपल सा आप समझ लो कि सर सब्जेक्ट मैटर क्या था। एक शिप लीजिंग कंपनी थी, नेविगेशन कंपनी थी, शिप्स दिया करती थी। ठीक है, तो अब शिप्स के मैटर में क्या होता है, शिप्स का टनेज में वेट होता है, टन्स में। जितने टन का शिप है उतना ज्यादा उसका किराया होगा, और उतना ज्यादा ही उस पे जब वो किसी टेरिटरी में घुसता है, किसी कंट्री की टेरिटरी में घुसता है, तो उस पे उतना ही ज्यादा, वो कहते हैं ना इंपोर्ट ड्यूटीज और वो सब जो भी होता है, चार्जेस वगैरह वो सब लगते हैं। ठीक है, तो एक शिपिंग कंपनी थी, उसके पास में बहुत सारे शिप्स थे। एक शिप इधर मिस्टर एक्स को देते हुए उन्होंने कहा कि ये 2800 टन से ज्यादा का नहीं है, जबकि एक्चुअल में वो 3050 टन का था, और उस पे बहुत ज्यादा चार्जेस वगैरह लगते थे 3000 से ज्यादा होते ही। तो सर अब इन्होंने गलती से वो चीज कर दी, अंडर मिस्टेक कर दी। तो अब क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन के अंडर, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ही खोटा आ गया, दूसरा आ गया, क्या उस चीज को कैंसिल कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इंड्यूसमेंट ऑफ मिस्टेक, अननोइंगली इंड्यूसमेंट ऑफ मिस्टेक, देना कुछ था, दे कुछ और दे दिया, बता कुछ और दे दिया, धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, बिना धोखे देने के इंटेंशन से ही बात गलत रिप्रेजेंट कर दी। तो सर क्या वो अवॉइड कर सकते हैं? सर बिल्कुल। मिस रिप्रेजेंटेशन या बाय मिस्टेक रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर इज इक्वल टू मिस रिप्रेजेंटेशन, उसके बेसिस पे बना है, तो प्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, 3 पॉइंट्स आते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर अनइंटेंशनल और इनोसेंट पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आप दे रहे हैं विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, पार्टी को धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं। Let's come to the essential elements or legal rules of misrepresentation. First, पढ़ भाई। Representation must be of material facts. Mere expression of opinion is not misrepresentation. फ्रॉड वाला ही पॉइंट है कि सर जिस भी बात को लेके मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो मटेरियल फैक्ट्स को लेके होना चाहिए। फैक्ट्स भी ऐसे जो मटेरियल हो, इंपॉर्टेंट हो। वो 1000 सीसी स्प्लेंडर और 997 सीसी का मैंने आपको बताया ना, वैसे गंदे से छोटे से फैक्ट्स नहीं होने चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1000 सीसी का, जबकि एक्चुअल में क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की कितनी होती है इस मोटरसाइकिल की? 997। ये कोई इतना मटेरियल फैक्ट नहीं है जिसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करने लग जाओ। ठीक है, फैक्ट है बट इतना नहीं है, उसको राउंड फिगर ही बनाया गया है। ठीक है, एक तो मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, दूसरा फैक्ट्स होने चाहिए, ओपिनियंस नहीं होनी चाहिए। सेम जो फ्रॉड वाली बात है वो यहां पर लग गई कि सर मिस रिप्रेजेंटेशन जिस चीज को लेके किया गया है वो मटेरियल फैक्ट के बारे में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पढ़ गई। The misrepresentation must have been before conclusion of contract. The misrepresentation must have been made before conclusion of contract. कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले मिस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मिस रिप्रेजेंटेशन का कोई हाथ नहीं रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में कोई गलत बात रिप्रेजेंट हुई है, तो क्या उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। सेम चीज फ्रॉड में पढ़ाई है ना दक्ष अग्रवाल, याद आ रहा है? सेम चीज फ्रॉड में पढ़ाई है कि सर एक्स मिस्टर वाई को कोई फ्रॉडुलेंट चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे इन्होंने रिलाय करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया होना चाहिए, तब वो फ्रॉड होगा। सर कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, उसके बाद में आपने अपने आइटम के लिए कोई गलत बात बोल दी,
फ्रॉडुलेंट बात बोल दी जो सही नहीं थी, सर तो क्या कॉन्ट्रैक्ट उसके बेसिस पे बन रहा है? नहीं सर। तो बाद में आप कुछ भी बोल लो, वो ना तो फ्रॉड होगा ना मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाने के लिए जो गलत बात की जा रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले की जा रही है, जिसके बेसिस पे सामने वाले ने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। वो सेम पॉइंट दोनों जगह पे आ रहा है। ठीक है, ये भी पॉइंट ऊपर आ रहा है फ्रॉड में, ये भी पॉइंट ऊपर आ रहा है फ्रॉड में। ठीक है, दोनों पॉइंट कॉमन है। थर्ड पॉइंट पढ़ भाई। It must have been false, but person making it believes it to be true. ये डिफरेंस आ जा रहा है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। क्या डिफरेंस है कि सर वो होती तो गलत है, लेकिन जो बंदा उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, यानी कि इंटेंशन का फर्क आ गया। फ्रॉड में तो वो भी जानता है कि मैं गलत बात ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 पढ़ भाई। Misrepresentation must have been made without any intention to deceive the other party. धोखा देने के इंटेंशन के बिना बनाई गई है। यदि धोखा देने के इंटेंशन के साथ में बनाई गई है तो वो फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। Misrepresentation need not to be made directly to party to a contract. It can also be made to any other person with a view to communicate it to the party. देखो ये पॉइंट क्या बोलता है, एक्स ने डायरेक्टली मिस्टर वाई को मिसरिप्रेजेंटेशन वाली बात नहीं रिप्रेजेंट करी, एक्स ने मिस्टर ए को करी जो इसको मिस्टर वाई को रिप्रेजेंट कर रहे। तो क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन होगा? 100% ये मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा। चाहे डायरेक्टली फ्लो हो रही हो, चाहे राउट हो रही हो इस तरीके से, तो भी वो मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई नमित? नमित, यस सर। बात समझ आ गई? फ्रॉड और यस सर। मिसरिप्रेजेंटेशन। चलिए, लेट्स कम टू इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। जैसे इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड पढ़ा था ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है वगैरह वगैरह, डैमेजेस डिमांड करते हैं, चाहे तो कंटिन्यू कर लो चाहे तो रिसेंड कर लो। लेट्स कम टू द इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। पहला इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट पढ़ भाई। The aggrieved has also a right to insist for the performance of contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। ये दोनों पॉइंट्स तो अपन ने फ्रॉड में भी पढ़ लिए थे। क्या दोनों पॉइंट्स फ्रॉड में पढ़े थे कि सर पहला इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों में है ये कि सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, इधर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, दोनों में। सेकेंड इफेक्ट उधर क्या था कि सर डैमेजेस वसूल सकता था यदि कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर रहा है तो, इधर डैमेजेस वसूल सकने की कोई बात पड़ी अपन ने नहीं। ये फर्क क्यों आ गया यार? क्योंकि यहां पर धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, यहां पर धोखा देने का इंटेंशन था। डी फॉर डैमेजेस केवल धोखा, डी फॉर धोखा यानी कि फ्रॉड में वसूल सकते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस वसूलने की बात नहीं आ रही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट सर, सेकेंड पॉइंट जो दोनों में कॉमन था, क्या सर? कि सर जब फ्रॉड के थ्रू बन रहा है तो पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, पार्टी चाहे तो कंटिन्यू कर ले चाहे तो रिसिंड कर ले। यदि कंटिन्यू कर रही है तो वो सामने वाली पार्टी जिसने धोखा दिया है उसके साथ में ये बात बोल सकती है कि आप मेरे को उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दो जैसा आपने सही में गलत रिप्रेजेंटेशन किया, तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा। जैसे कि 300 यूनिट की फैक्ट्री के लिए आपने 500 यूनिट बताया, तो आप मुझे सही में एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंस्टॉल करके दे दो तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा। ऐसा फ्रॉड में होता था। यही बात मिसरिप्रेजेंटेशन में भी लागू होती है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल है, मैं कंटिन्यू कर लूंगा यदि आप मुझे उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देंगे जैसा आपने रिप्रेजेंट किया है। The aggrieved party also has the right to insist for the performance of the contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। अब देखो यहाँ डैमेजेस की कहीं कुछ बात नहीं की गई, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। सर अपन ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कि सर साइलेंस एज टू फ्रॉड में एक चीज पढ़ी थी। साइलेंस एज टू फ्रॉड में अपन ने क्या पढ़ा था? यदि
परचेजर या सामने वाली पार्टी के पास में विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, एक्सपर्ट डिलीजेंस की बात नहीं करी जा रही है, विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, नॉर्मल हाथ पैर हिलाने पे भी उसको ध्यान पड़ जाता कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो साइलेंस एज टू फ्रॉड में, और उसने हाथ पैर नहीं हिलाए, तो क्या वो साइलेंस एज टू फ्रॉड का सहारा ले सकती है? नहीं सर, नहीं ले सकती है, क्योंकि उसकी खुद की गलती रही, उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंस नहीं किया। लेकिन ये बात नॉर्मल फ्रॉड पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ये बात भी अपन ने पढ़ी थी, ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाली बात। अब आ जाओ मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो कंसेप्ट है ना ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, यदि ऑर्डिनरी डिलीजेंस से वो मिस रिप्रेजेंटेशन का पता लगा सकते थे और उन्होंने नहीं लगाया, तो कॉन्ट्रैक्ट उनके ऑप्शन पे अवॉइडेबल नहीं होगा। ये साइलेंस एज टू फ्रॉड वाला पॉइंट एज इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन में चिपका देना है। सेम लिंक पे रिज्वाइन करो, फिर डिटेल में समझाता हूँ।